नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने किया अस्वीकार। नियम 213 के तहत त्यागपत्र प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं। आचार समिति आज सदन में पेश करेगी रिपोर्ट। अगस्टा वेस्टलैंड मामले पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा। रक्षा मंत्री सौदे के बारे में देंगे जानकारी। पार्टी की रणनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक। डीजल टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी दिल्ली सरकार। योजना पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का दिया वक्त। गुरुवार को होगी सुनवाई। जैसलमेर में पारा 52 डिग्री के पार। गर्मी से तेलंगाना और केरल में 51 की मौत। पश्चिम बंगाल शिमला में बारिश से राहत। सूखे से महोबा में पान की खेती पर संकट। राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना तय। इंडियाना प्राइमरी में बड़ी जीत। टेड क्रूज रेस से हटे। हिलेरी क्लिंटन को सैंडर्स ने हराया। राज्यसभा सांसद विजय माल्या का इस्तीफा सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अस्वीकार कर दिया है। प्रक्रियागत आधार पर माल्या का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। महासचिव शमशेर के शरीफ ने माल्या को लिखा है कि उनका त्यागपत्र प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है और इस पर वास्तविक हस्ताक्षर नहीं है। उनके मुताबिक राज्यसभा प्रक्रियाओं के नियम 213 के अनुरूप त्यागपत्र स्वेच्छापूर्ण और वास्तविक होना चाहिए। इससे पहले कल राज्यसभा की आचार समिति की बैठक में भी विजय माल्या से जुड़े मसले पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण सिंह ने बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस बारे में आज राज्यसभा में जानकारी दी जाएगी। इस मसले पर आचार समिति के 10वें प्रतिवेदन को आज सदन में पेश किया जाएगा। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। रक्षा मंत्री सदन में सौदे से जुड़ी जानकारियों को रखेंगे। इस बीच वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले से अपना नाम जोड़े जाने पर कहा कि उन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं। उधर सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ की। राज्यसभा में बुधवार को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बयान देंगे। रक्षा मंत्री सौदे से जुड़े तथ्यों और जांच की प्रगति के बारे में बताएंगे। लोकसभा में इस पर शुक्रवार को बहस होगी। गवर्नमेंट इज ऑल्सो कीन बिकॉज इट्स ए मैटर कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सेकेंडरी कंसर्निंग a dirty scam that has taken place during the earlier regime and also no action was taken by the earlier regime. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाया है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सौदे में शामिल बिचौलिए और राहुल गांधी के एक सहयोगी के संबंधों की जांच की मांग की है। इसी प्रकार से तो मैं जानना चाहता हूं ये सब चीजें एक बार समाज के सामने आए और इसीलिए मैंने संसद में इस संबंध में नोटिस दी है। इस आरोप पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो इससे खुश हैं क्योंकि उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता है। पार्टी ने कहा कि ऐसे गलत आरोपों का जवाब जनता देगी। गांधी फैमिली को कोई खत्म नहीं कर सकता और ऐसे कितने भी बीजेपी के नेता लोग बात करने दो, कुछ होने वाला नहीं है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने पूछताछ की। उनसे बिचौलिए से कथित संबंध, इटली की यात्रा और तकनीकी मानकों में बदलाव जैसे सवाल पूछे गए। त्यागी से सोमवार को भी करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच अगस्ता वेस्टलैंड पर राज्यसभा में चर्चा से पहले कल शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले ही पार्टी प्रवक्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा चाहती है ताकि मामले पर पार्टी के रुख को स्पष्ट किया जा सके। राज्यसभा में पार्टी नेता ए के एंटनी, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंह भी चर्चा के दौरान कांग्रेस के मुख्य वक्ता होंगे। आज सुबह 10 बजे भी इस मसले पर 10 जनपद पर पार्टी के आला नेताओं के साथ सोनिया गांधी चर्चा करेंगी। गृह मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति ने पठानकोट हमले रोकने में नाकाम रहने के लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। समिति ने पठानकोट एयरबेस को असुरक्षित बताते हुए सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है।
समिति ने कहा कि देश की आतंकवाद निरोधक प्रणाली में कुछ गंभीर खामियां हैं। पठानकोट हमले की गहराई से पड़ताल करने वाली गृह मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मंगलवार को राज्यसभा में रखी गई। समिति ने माना कि पठानकोट एयरबेस पर हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ था और हमलावरों को इस्लामाबाद की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। समिति ने कहा कि खुफिया जानकारी के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां खतरे का पता लगाकर इससे तेजी से निपट नहीं सकी। समिति के मुताबिक एयरबेस की सुरक्षा आज भी चाक चौबंद नहीं है। एक तो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट था और उसमें बहुत गलत था। दूसरा चीज है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पठानकोट, मालूम होता है उनका जो एक्टिविटीज था वेरी ससेप्टेबल है। तो इसी का ऊपर थोड़ा फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रिपोर्ट में पाकिस्तान के जांच दल को पठानकोट एयरबेस जाने की अनुमति देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। एयरबेस का दौरा करने वाली समिति ने सीमा पर बाड़ लगाने और गश्त बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। It requires the thorough changes of the infrastructure of the police forces in the countries. The committee has said it very clearly. The government of India should allot huge amount of money for the modernization of the police force. सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करने और सुरक्षा को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। कुछ कमेंट्स आया है सिक्योरिटी के मामले में, जितने भी घटनाएं आए हैं वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सही चीज को उन्होंने कमेंट्स किया है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पार्लियामेंट का जो कोई भी रिपोर्ट होता है उसको तो हम गहराई से अध्ययन भी करते हैं और उसको हम लोग क्रियान्वित भी करते हैं। 2 जनवरी को आतंकियों ने एयरबेस पर हमला कर दिया था। 3 दिन चले ऑपरेशन में सभी आतंकी मारे गए, लेकिन सेना को 7 जवान भी खोने पड़े। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उत्तराखंड विधानसभा में न्यायालय की देखरेख में शक्ति परीक्षण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है। इस मसले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने फिर से उसकी निगरानी में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर राय मांगी। बेंच ने स्पष्ट रूप से एक प्रश्न उठाया था कि थोड़े इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, बताइए सोच क्या है कि कभी ना कभी तो एक फ्लो टेस्ट होना है, तो इस पे सरकार के क्या विचार है। लेकिन सुनवाई तो होनी है, आज सुनवाई हुई नहीं, तो ये प्रश्न एक रूप से उन्होंने सिर्फ उसको एक दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। अदालत ने केंद्र से 7 सवाल पूछे थे। उधर सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के निलंबित विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। व्हिप के उल्लंघन पर इनकी सदस्यता समाप्त की जाए तो वो की नहीं गई स्पीकर साहब द्वारा, दोहरे मापदंड दिखाए गए, परंतु वो अब टेक्निकली हमारे विधायक हैं, हम अब 28 हैं। बीजेपी ने दल बदल कानून के तहत आर्य की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। नैनीताल हाईकोर्ट में बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 मई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस महीने के आखिर में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को सोशल मीडिया के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने चिंता भी जताई कि कई मंत्री सोशल मीडिया पर बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने वाणिज्य, वित्त, टेलीकॉम और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने विभागों से अपनी उपलब्धियों के संबंध में ई-बुक बनाने को भी कहा है। एनडीए सरकार के 26 मई को 2 साल पूरे हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में डीजल कैप पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिन का समय और दिया है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि उसे रोड मैप तैयार करने के लिए और समय चाहिए। इधर फैसले के खिलाफ डीजल टैक्सी वालों ने मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों ने डीएनडी, महिपालपुर, रिंग रोड और धौलाकुआ समेत कई जगह रास्ता जाम कर दिया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले यह फैसला 31 मार्च से लागू होना था।
हालांकि बाद में 30 अप्रैल तक की छूट दे दी गई। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में करीब 60,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 27,000 डीजल से चलने वाली हैं। बात विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के लिए कल वोटिंग होनी है। इस दौर की 25 सीटों पर कुल 170 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार शाम प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतदान प्रक्रिया आखिरी दौर में पहुंच गई है। मंगलवार शाम प्रचार थमने के बाद नेताओं का घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौर में 2 जिलों की 25 सीटों पर मतदान होना है। इसमें पूर्वी मिदनापुर की 16 और कूच बिहार जिले की 9 सीटें शामिल हैं। कूच बिहार में कुल 67 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 12 निर्दलीय हैं। पूर्वी मिदनापुर में 12 निर्दलीय समेत 103 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा का मसला हर दौर में चुनाव आयोग की प्राथमिकता रहा है, लिहाजा आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ ही राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। 36 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना वोट देंगे, तो उसके लिए हमारे सारे इंतजाम हो चुके हैं। पोलिंग पार्टीज का कल डिस्पैच होना है, उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में हमारी व्यवस्था हो चुकी है। सारे मटेरियल्स रेडी है। ईवीएम मशीन्स चेक होके कमीशन्ड हो चुके हैं। इस दौर में सभी सीटें सियासी लिहाज से अहम हैं, लिहाजा सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर होंगी, जहां ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन के तहत सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी और दूसरे दल भी यहां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। छठा दौर पूरा होते ही सबकी नजरें 19 मई पर टिक जाएंगी, जब वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां गर्मी अभी भी कहर बरपा रही है, वहीं पूर्वी राज्य ओडिशा और दक्षिणी राज्य तेलंगाना और केरल में गर्मी और लू से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूर्व बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने का अनुमान जताया है। थार के रेगिस्तान में 52 डिग्री तापमान के बीच बीएसएफ जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। आसमान से बरसती आग और भट्ठी सी तपती रेत, लेकिन जवानों की ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं आया। झुलसाने वाली गर्मी के बीच बारी बारी से सीमा पर जवानों की गश्त जारी रहती है। जहाँ जवान ड्यूटी करते हैं, जो वास्तविक सीमा है जहाँ हमारा फेंस लगा है, वहाँ ये टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री से ऊपर पहुँच चुका है। वहीं देश के ज्यादातर इलाकों में आम आदमी गर्मी से बेहाल है। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और केरल में 51 लोगों की लू से मौत की खबर है। भीषण गर्मी से तेलंगाना में अब तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हैदराबाद में बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं पूर्वी राज्य ओडिशा में भी 11 और लोगों के मौत की खबर है। The situation is likely to continue as we are getting information from IMD. The state is in full preparedness to meet the situation. Now emphasis is being given to supply of water. पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश हो रही है। कल पश्चिम बंगाल के हल्दिया समेत झारखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश से लोगों को राहत मिली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद समेत कुछ इलाकों में बादल छाए रहे। दोबारा से जो सर्दी वाला जो माहौल शिमला और जो पहाड़ी इलाकों में वो रहेगा अगले 2-3 दिन। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कितना जल्दी बारिश हो जाए, इस तपिश से बचत हो, तो भगवान ने लगता है इस धर्म पुण्य के कार्य को सुना और आज बादल चारों ओर छा गए। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 11 मई से घोषित कर दी हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने का अनुमान जताया है।
पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के 11 राज्यों में सूखे का संकट लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। औरंगाबाद के कुछ गांव में तो पूरा परिवार ही पानी के इंतजाम में लग गया है, जिस वजह से स्कूल जाने की जगह बच्चे अब पानी भर रहे हैं। सर पर मटकी, चेहरे पर उदासी। औरंगाबाद के लेनापुर गांव में बच्चे अब स्कूल में पढ़ने की जगह पानी भरते नजर आते हैं। पारा 40 के पार और उस पर पथरीला रास्ता। ऐसे में भी इन बच्चों को आराम नसीब नहीं। इन्हें पता है कि देर होने पर दिन भर प्यासे रहना पड़ेगा। यही हाल बड़ों का भी है। बड़े भी पानी के लिए रोजाना नदी की तलहटी में गड्ढे खोदकर बूंद बूंद पानी जमा करते हैं। दिन भर में एक हांडे में एक गिलास करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक हांडा भरता, और एक घर के लिए अगर 5 हांडे की ज़रूरत है तो वो घर के 2 आदमी इस पानी के लिए ही यहाँ दिन भर लाइन लगाकर खड़े रहते। सूखे की मार से महाराष्ट्र बेहाल है तो कर्नाटक में पानी का संकट कुछ कम परेशानियां नहीं खड़ी कर रहा। भीमा नदी और दूसरे जल स्रोतों के सूखने के बाद प्रशासन के टैंकर ही राहत दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए झुलसा देने वाली गर्मी में खड़े रहना ही तकलीफ भरा है। बच्चा का देखना, पानी का देखना, एक घड़ा पानी मिलने मजबूरी है। 12 बज रहे 11 बजे पानी छोड़ती, एक टैंकर पानी नहीं बस रहा है। सब लोग को क्या बोलना। Water supply is going on. We have been responding. We have helplines in each taluk. Every day we monitor our taluk level helpline complaints. I keep getting complaints at my level also. 2 साल से बारिश न होने से लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। कर्नाटक के करीब 10,000 लोग सूखे से पीड़ित हैं। ऐसे हालात में लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुंदेलखंड के भयावह सूखे का असर इलाके में होने वाली पान की खेती पर भी पड़ा है। भयंकर सूखे की वजह से दुनिया भर में मशहूर महोबा का देसावारी पान अब विलुप्त होने की कगार पर है। पान उगाने के काम को सरकार खेती नहीं मानती है, सो बदहाल पान किसानों को ना तो सरकारी मदद मिल रही है और ना ही सूखा राहत। इसके चलते पान किसानों की दुश्वारियां रोज बरोज बढ़ रही हैं। बुंदेलखंड का महोबा पान की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के बड़े बड़े तालाबों के किनारे सदियों से पान की खेती होती रही है। महोबा का देसावरी अपने अलग स्वाद की वजह से पान खाने वालों के बीच खासा लोकप्रिय है, लेकिन पान और पानी का खास रिश्ता है। सूखे के चलते तालाबों में पानी नहीं है, सो पान की खेती भी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि पानी नहीं गिरा, और पानी के साथ साथ हमारे बगल में एक बारी गांव पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी बरेजे पानी के सूखा की से ख़त्म हो गए। महोबा ज़िले में करीब 800 परिवार पान की खेती से जुड़े थे। यहाँ के पान की पाकिस्तान के अलावा अरब देशों में खासी मांग है, लेकिन जल संकट के चलते पान उगाने की लागत बढ़ती जा रही है। लगातार घाटे से परेशान लोग अब पान की खेती से मुंह मोड़ने लगे हैं। 1980 से NBRI का यहाँ पर एक सेंटर कार्यरत हुआ, जिस मेरी देखभाल में हुआ, तो उस समय जो है पान का धीरे धीरे क्षेत्रफल 500 एकड़ तक पहुँच गया था, और फिर निरंतर यहाँ से सेंटर को जो है बंद कर दिया गया 2003 में, और यहाँ पर पान किसानों को जो है जो सुविधा मिल रही थी वो मिलना कम हुई। परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन पान किसानों को कहीं से मदद की आस नहीं। पान उगाने के काम को खेती का दर्जा नहीं दिया गया है। इस वजह से पान किसानों को ना तो कर्ज मिलता है और ना ही सूखा राहत। यहाँ तो किसानों की ये स्थिति है कि कुछ मिल ही जाता है, लेकिन पान किसानों को कुछ नहीं मिलता। अभी तक कोई सहायता नहीं मिलती, पान किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पान किसान बुरी तरह पानी से परेशान है। कई सालों से पान की खेती बेहाल है और किसान बदहाल। सरकारों की अनदेखी के चलते पान किसानों के सामने पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं। पान की खेती के लिए दिन भर में 3 बार पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन लगातार कम हो रहे पानी ने यहाँ किसानों को काफ़ी परेशान हाल कर दिया है। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, महोबा। और इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। As a national emergency immediately. Secondly, assess and analyze
the effect of drought on children and ensure that no child in the drought-affected areas is forced into child labor, bonded labor, child marriage, or is trafficked or compelled to leave school. कुछ और अहम खबरें। F-16 लड़ाकू विमानों की डील में अमेरिका से फंड नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने दूसरे देश से विमान खरीदने की बात कही है। ये बयान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने दिया है। सौदे के लिए हुए समझौते के मुताबिक $700 मिलियन की डील में पाकिस्तान को विमानों के लिए अपने राष्ट्रीय कोष से $270 मिलियन का भुगतान करना था और बाकी की रकम अमेरिका को अपने सैनिक फंड से देनी थी। लेकिन अमेरिकी सांसदों के विरोध के चलते ओबामा सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। भारत ने भी सौदे का पुरजोर विरोध किया था। F-16 की फाइनेंसिंग का ताल्लुक है, उसमें हम देखेंगे जो सप्लायर्स हैं उनके साथ मिलके के अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या हो सकते हैं। तो वो अगर कोई ऐसा इंतजाम हो गया तो हम खरीद लेंगे, वरना जाहिर है कि और फिर कहीं और से जहाज देखना पड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनना तकरीबन तय हो गया है। इंडियाना प्रांत के प्राइमरी में हार के बाद उनके प्रतिद्वंदी टेड क्रूज ने इस चुनाव से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान किया है। इधर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स की जीत हुई है। मंगलवार को इंडियाना प्रांत के प्राइमरी में ट्रंप की जबरदस्त जीत हुई। इसके बाद टेड क्रूज ने राष्ट्रपति चुनाव से हटने का फैसला कर लिया। क्रूज ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट रहे हैं, लेकिन लोगों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। Together, we left it all on the field in Indiana. We gave it everything we've got. But the voters chose another path. And so, with a heavy heart, but with boundless optimism for the long-term future of our nation, we are suspending our campaign. But hear me now, I am not suspending our fight for liberty. इंडियाना प्रांत के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ट्रंप को 57 में से 51 डेलीगेट के साथ भारी जीत हासिल हुई। ट्रंप ने दावा किया कि वो न सिर्फ प्राइमरी बल्कि राष्ट्रपति चुनाव भी जीत रहे हैं। इधर इंडियाना में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स ने हिलैरी क्लिंटन को हरा दिया। Today we have now won 17 primaries and caucuses. We have received some 9 million votes. When we started this campaign, we were 60 points behind Secretary Clinton in national polls. Now, a few of the polls actually have us ahead or a few points down. हालांकि अभी भी क्लिंटन अपनी पार्टी के उम्मीदवार बनने की दौड़ में काफी आगे चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में जारी हिंसा पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। फ्रांस और ब्रिटेन ने इसकी मांग की थी। इस बीच विद्रोहियों ने मंगलवार को एलेपो शहर के सरकारी कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 19 नागरिक मारे गए। इस बीच सरकारी सेनाओं ने विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले जारी रखे। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टीफन द मिस्तूरा से मुलाकात की। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि सीरिया में युद्ध विराम लागू करने की कोशिशें जारी हैं। And our hope is that they're able to come to an agreement and that we can move forward on the agreement. If that doesn't happen in the next hours, I'm still confident that we will find a way to be able to work through. If it isn't in the next hours, as I say, it'll be in the next day or so. अमेरिका ने कहा है कि उत्तरी इराक में उसका एक सैनिक मारा गया है। रक्षा मंत्री एश कार्टर ने मंगलवार को बताया कि एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी लड़ाई के दौरान मारा गया है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस बीच आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सोमवार को काज़मिया समेत इराक के कई स्थानों पर हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इधर धमाकों के बावजूद काज़मिया में शिया इमाम मूसा काजिम की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को हजारों लोग इकट्ठा हुए।
मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कंगना का ये तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें फिल्म क्वीन ऑफ फैशन के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा संजय लीला भंसाली को बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एस राजमौली को बाहुबली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने किया स्वीकार। नियम 213 के तहत त्यागपत्र प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं। आचार समिति आज सदन में पेश करेगी रिपोर्ट। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा। रक्षा मंत्री सौदे के बारे में देंगे जानकारी। पार्टी की रणनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक। डीजल टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी दिल्ली सरकार। योजना पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का दिया वक्त। गुरुवार को होगी सुनवाई। जैसलमेर में पारा 52 डिग्री के पार। गर्मी से तेलंगाना और केरल में 51 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल शिमला में बारिश से राहत। सूखे से महोबा में पान की खेती पर संकट। और राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना तय। इंडियाना प्राइमरी में बड़ी जीत। टेड क्रूज रेस से हटे। हिलेरी क्लिंटन को सैंडर्स ने हराया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ चुनाव से जुड़ी खबरें लोकतंत्र 2016 में।